ओके ओके सर, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा, तो इकोनॉमिक्स क्लास सर अभी थर्सडे थर्सडे ही होगा। वेडनेसडे वाला इकोनॉमिक्स अभी जो शाम को चलता था ऑनलाइन में सिर्फ, वो भी ऑफ रहेगा, तो अभी थर्सडे ही रहेगा। ठीक है, अगर बाई फिर से वेडनेसडे वाला अगर ऑन होता है तो मैं बता दूँ। ठीक है, शायद थोड़ा सा रूटीन चेंज होगा न्यू ईयर से, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, मैं कंफर्म करूंगा आप लोग। अच्छा, नाउ पॉइंट इज दैट सर, ये आज का जो इकोनॉमिक्स का क्लास है, ये टॉपिक सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस में भी है, और सीएस एंट्रेंस में तो हमेशा से है सर। और ये टॉप और इवन 11 12 स्टूडेंट्स, इनको भी काफी काम आता है, और काफी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। आज का डिस्कशन माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं होगा सर, आज का डिस्कशन होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस फॉर योर सीए फाउंडेशन एग्जाम, सीएमए फाउंडेशन एग्जाम, एज वेल एज सीएस एंट्रेंस एग्जाम। 11 12 स्पेशली 12 में किसी किसी का होता है, किसी किसी का 11 में भी होता है, एज वेल एज योर कॉलेज एग्जाम, कॉलेज फाइनल ईयर में भी अभी मोस्ट प्रोबेबली न्यू सिलेबस में फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर ऑफ बीकॉम में भी ये टॉपिक है। ठीक है, तो हर जगह से आप लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। और मोस्ट इंटरेस्टिंगली, ये जो टॉपिक आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज नेशनल इनकम एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ये टॉपिक बहुत काम का चीज है। अगर मैं स्कूल कॉलेज का एग्जाम या प्रोफेशनल एग्जाम को अगर मैं साइड करूँ, वो तो रहता ही सर, एग्जाम तो जिंदगी में कभी खत्म ही नहीं होता, जितना दे दो कम पड़ जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है सर, इस चीज को समझना हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक इंडियंस के लिए जरूरी होता है। सीरियसली हर एक इंडियन को जानना चाहिए कि देश का बिजनेस का हिसाब किताब। तो ये आज मैं आप लोग, ये आप लोग सुने होंगे काफी सारे टर्म्स, जैसे कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है ना, बहुत सारे टर्म्स आप लोग सुने होंगे। ठीक है, ये जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, इसका और भी बहुत सारे टर्म्स है, जो चलो मैं क्लास में कंटिन्यू करते करते ही आपको बताता हूँ। अच्छा, मुझे प्लीज इतना बताओ मुझे कि क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? Yes, sir. तो टॉपिक का नाम डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोलो कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब सबसे पहले तो आपको ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग को समझना चाहिए सर। सबसे पहले ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर धीरे धीरे यहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ, मैंने बहुत काम का चीज है, जितना बोलूँ कम पड़ जाए। जैसे कि नेशनल इनकम क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, एग्जाम में पूछते भी हैं, कैलकुलेशंस भी पूछते हैं। ठीक है, हर तरह का एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चंस का कैलकुलेशन कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा है सर, सिर्फ फॉर्मूला ओरिएंटेड याद करके करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, काफी लोग ना सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला रटता रहता है, नेशनल इनकम का फॉर्मूला दे दो सर, हम लोग कर लेंगे। लेकिन मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, चाहे आप प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, 11 12 के लिए जा रहे हो, या फिर एमबीए, इवन यूपीएससी में भी क्वेश्चन होते हैं नेशनल इनकम से, तो कहीं पर भी जाओ, एक चीज तो तय है सर, कि फॉर्मूला से रट के जाओगे तो मुश्किल है, समझ के जाओगे फिर रटोगे तो काम का चीज। सर ये बात आप हर चीज में बोलते हो। हाँ सर, क्या करें सर, मेरे हिसाब से पढ़ाई पहले कॉन्सेप्ट है, बाद में रटना होता है। अच्छा, ना क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन ये है सर, यहाँ पर बहुत सारी चीजों का जवाब, जैसे कि नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम इंपॉर्टेंट क्यों है हम सबके लिए। ठीक है, हम सबके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, नेशनल इनकम का कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, यूजफुलनेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स। ठीक है, यूजफुलनेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट, एस्टिमेट का मतलब क्या है सर, कैलकुलेशन का। ठीक है, इसका यूजफुलनेस माने गवर्नमेंट के लिए, कंपनी के लिए, स्टॉक मार्केट ट्रेडर के लिए, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लिए, करेंसी में जो लोग कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, करेंसी या फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं, उनके लिए आप बिलीव नहीं करोगे कि कितना वाइटल इंफॉर्मेशन है। इवन जब फॉरेन कंट्री इंडियन मार्केट में पैसा डाल लगाते हैं ना, वो भी इंडिया का नेशनल इनकम को देख के ही लगाते हैं। जैसे कि अगर आप लोग शेयर मार्केट का खबर रख रहे हो, काफी लोग रखते हैं, मुझे पता है। ठीक है, जैसे अगर आप निफ्टी देखोगे, लास्ट 2 दिन से या लास्ट एक हफ्ता से निफ्टी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लास्ट 2 महीने से निफ्टी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। निफ्टी क्या है सर, ये शेयर मार्केट का मिरर है।
इसके थ्रू से हम लोग इंडियन इकोनॉमी का जो रुख है, रुख समझते हो ना, फ्लो, फ्लो, वो समझ सकते हैं। और इसके साथ इंडियन नेशनल इनकम का, या फिर ऐसे बोलो कि इंडियन जीडीपी का बहुत बड़ा जो कनेक्शन है। सर नेशनल इनकम जब भी मैं बात करता हूँ तो उसमें जीडीपी, जीडीपी रिलेटेड और भी चीजें हैं जो आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्लास में धीरे धीरे समझ में आएगा। थोड़ा समय लूंगा सर, मैं थोड़ा समय लेके पढ़ाना पसंद करता हूँ। हड़बड़ करेंगे मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जल्दी का काम हमेशा मैं मानता हूँ शैतान का। हो सकता है 5 मिनट में बहुत कुछ हो जाए, ठीक है, बड़ा बिजनेस बनता है। विवेक बिंद्रा सर कैसे बनाया देख रहे हो ना आप लोग, ठीक है, लोगों को कितना मैंने गुमराह कर रहा है, स्पेशली यूथ को, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए सर, ठीक है, बहुत खतरनाक चीज है। यूथ ऐसे ही बच्चा है, आप लोग मेरे से ज्यादा फॉलो करते हो, मैं तो फॉलो वॉलो नहीं करता, बट यूट्यूब में वायरल हो रहा है तो खबर मुझे भी आ रहा है, ठीक है। और मैं देखता हूँ घर पे, भाई को देखता हूँ, कभी कभी सुनता है उसको, मैं मना करता हूँ, मत सुनो, कुछ नहीं है। जितना विवेक बिंद्रा सर का कोर्स पैकेज में होता है वो तो मैं हर हमेशा ये सब चीज बोलता रहता हूँ कि स्टॉक मार्केट करो, डिजिटल मार्केट करो, इकोनॉमिक्स सीखो, स्टैटिस्टिक्स करो, अकाउंट्स करो। बिजनेस का एक्चुअल फंडा तो यहाँ पर है सर। 10 दिन में एमबीए कैसे बना देता है मुझे समझ में नहीं आता, तो फिर आईआईएम क्या जग मार रहा है? हाँ, 10 दिन का एमबीए ये वो, नहीं सीरियसली, मतलब इस तरह से दुनिया को गुमराह करने का हक नहीं है किसी को भी, ठीक है, स्पेशली यूथ को, ठीक है, गुमराह नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, मैं किसी के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं यूट्यूबर तो हूँ नहीं सर, ठीक है। जो यूट्यूबर है उनको हक है, कर सकता है, बट हाँ सही गलत तो मुझे पहले ही समझ में आ गया था, आज नहीं सर, बहुत पहले, कि ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। चलो, तो पॉइंट इज दैट कि इकोनॉमी का मिरर है ये स्टॉक मार्केट। तो इवन स्टॉक मार्केट का भी जो राह तो मैंने रहा होता है, रास्ता होता है, वो भी नेशनल इनकम से गुजर के हुए चलते हैं। तो चलो एकदम टू दी पॉइंट बात करूंगा, स्टॉक मार्केट तो बाद में आना आता जाता रहेगा। स्टॉक मार्केट का अलग क्लास भी होता है, मैं मार्केट के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता, ये एक अलग ही जगह है, लेकिन अलग जगह हो सकता है, बट इसका जो मेन बेस है वो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बोल देता हूँ। अच्छा, जैसे यहाँ पर और की चीज पढ़ेंगे, जैसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, इसमें आपको अलग अलग डेफिनेशन जानना है और उसका कैलकुलेशन, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी एमपी क्या होता है, जीडीपी नॉर्मल जीडीपी और जीडीपी एमपी में फर्क क्या है, जीडीपी एमपी या फिर जीडीपी एमपी, एमपी मैंने मार्केट प्राइस। मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ पर देखो क्या बोले, नॉमिनल जीडीपी एट करेंट प्राइस, ठीक है, ये नॉमिनल क्या होता है, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके बारे में हम लोग इतना नजर नहीं डालते, ठीक है। जैसे सबसे पहले एक डेफिनेशन पढ़ते हैं सर कि व्हाट इज जीडीपी, तब से मैं नेशनल इनकम का बात कर रहा हूँ, बट जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म है। सिंपल बात है सर, ये जो हमारा देश है ना भारत, जीडीपी इज दी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री विद इन ए गिवन पीरियड। एक पीरियड आपको मिलता है, गिवन पीरियड, से फॉर एग्जांपल 1 ईयर, ठीक है, मानो 2024 23 24, ठीक है, या फिर 24 25, या फिर 25 26, कुछ भी ईयर ले लो आप। बेसिकली कहना यह चाहता है एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर 1 ईयर या 2 ईयर या 5 ईयर, उस पर्टिकुलर पीरियड में मेनली 1 ईयर का ही बात होता है, एक 1 ईयर पीरियड में किसी कंट्री में कितना चीजें प्रोडक्शन होता है, जैसे कि कितना घर बन रहा है, सच एज हाउस, मोबाइल, कितना मोबाइल प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे हमारे आपके हाथ में मोबाइल फोन है ना सर, ठीक है, ऐसे भारत के सभी के हाथ में स्मार्टफोन नहीं है, ठीक है, ऐसा मानना गलत होगा कि भारत में सबके पास स्मार्टफोन नहीं सर। हम लोग सिटी में रहते हैं तो लगता है कि हाँ सबके पास स्मार्टफोन है, बट अभी भी अगर देखा जाए तो इंडिया का हार्डली 40 to 50% लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, बाकी 40-50% लोगों के पास नहीं है। इवन तो मैं एक डेटा देख रहा था जिसमें हार्डली 30% लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, 70% के हाथ में अभी भी स्मार्टफोन प्रॉपरली नहीं है। हाँ, कहीं कहीं किसी किसी जगह में स्कूल वगैरह में दिया है पढ़ाई करने के लिए कोरोना के टाइम पे, वो अलग बात है सर। तो मोबाइल, वैल्यू ऑफ सर्विस, टेलीकॉम, हेल्थ इंश्योरेंस माने बेसिकली जितना चीजें, घर बनना, मोबाइल बनना, सर्विस क्रिएट करना, टेलीकॉम माने मोबाइल फोन बनाना, इंश्योरेंस क्रिएट करना माने इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है, हर चीज, द आउटपुट ऑफ ईच ऑफ दिस वैल्यूड एट इट्स मार्केट प्राइस, जो भी चीज बनता है क्या दाम पे बन रहा है और उसका वैल्यूएशन क्या है, सबको ऐड कर दो। तो मार्केट प्राइस मैंने जिस दाम पे मार्केट में भी उसका दाम चल रहा है और उसका टोटल वैल्यू कितना है, तो जितना टोटल घर का, टोटल देश का, अब इसका मैं डेटा आपको दिखाता हूँ कि टोटल इंडिया का करंट जीडीपी कितना है। अभी अभी आपको मैं रिसेंट डेटा दिखाऊँ,
उसमें आपको पता लग जाएगा कि भारत में जितना टोटल चीजें बना हुआ है आज के डेट में उसका टोटल वैल्यूएशन क्या है। ठीक है, तो इस सभी चीज को जोड़ जाड़ के बेसिकली एडिशन करके जीडीपी मार्केट प्राइस मिलता है, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जिसको कहते हैं सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है सर? ये जो हम लोग सोसाइटी में जीते हैं ना सर, मतलब हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, इस सोसाइटी में हम लोगों को वो हर चीज मिलता है ना जो प्रोडक्शन होता है। अब जो चीज प्रोडक्शन नहीं होगा वो चीज मिलेगा कहाँ से? सिंपल बात है मानो आपको मोबाइल, अगर ये स्मार्टफोन आजकल हम लोग सारा दिन कहाँ लगे रहते हैं, किसी को भी देख लो मोबाइल में लगा है ना सर, गलत तो नहीं बोल, ठीक है, किसी को भी देख लो क्या कर रहे हैं, नहीं मोबाइल में, और ऐसा सब अपने ऐसे एटीट्यूड में है जैसे कि अब बहुत कुछ कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे देखा जा रहा है कि कुछ नहीं कर रहा है, कॉमेडी देख रहा था, ठीक है, यूट्यूब में कोई ऐसा चीज देख रहा था जो उसका मन को बहुत खुशी कर रहा था, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, जस्ट खुशी, ठीक है, तो सारा दिन मोबाइल पे लगा है। चलो अच्छी बात है, मोबाइल पे लगे रहो, ठीक है, लेकिन सिर्फ मोबाइल पे मत लगे रहो सर, बहुत कुछ है दुनिया में ना। क्वेश्चन यही है सर, मोबाइल प्रोडक्शन हो रहा है बोल के आप मोबाइल पे लगे हो, है ना? अगर प्रोडक्शन ना होता तो कैसे लगे रहते ना? क्वेश्चन, बहुत सारा सवाल का जवाब आपको यहाँ पे मिल जाता है कि इकोनॉमी ऑफ इंडिया को देखना चाहिए। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर विकीपीडिया का पेज यूज कर रहा हूँ, इसमें आपको थोड़ा न्यूट्रल डेटा मिल जाता है। ये सभी एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ही डेटा है। तो ये डेटा भी हम लोग एक बार रिसेंटली चेक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है, जनरल नॉलेज भी है, ठीक है, इकोनॉमिकल नॉलेज भी है, जनरल नॉलेज भी है, मैंने हर किसी को जानना चाहिए, हर किसी को सर, किसी को भी, हाँ सर, इवन भिखारी को भी जानना चाहिए। सर क्या बात करते हो, हाँ सर, भिखारी जो नॉलेजेबल होते हैं वो अच्छा खासा भीख मांग के कमा लेते हैं। कहाँ पर लोगों का भीड़ ज्यादा है, कहाँ पर कहाँ मार्केट अच्छा बना है, देखना भिखारी, एरिया वाइज भिखारी का रोजगार भी बढ़ता कमता है, ठीक है, किस एरिया में आप भिखारी, भिखारी का इंश्योरेंस भी होता है, मजाक नहीं कर रहे हैं, इस मंदिर में बैठते हैं ना, ठीक है, वहां पर तो लोग ऐसे दान करते रहते हैं, उनको पता है डेली आके उनका फैमिली के लोग उनको बिठा देते हैं, एकदम कैश काउ की तरह है, नहीं इतना, जैसे कैश काउ मैंने क्या, जो गाय दूध देता है ज्यादा, उस गाय का प्यार अलग ही होता है ना घर पे, वैसा ही कुछ भिखारी, मानो उसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उसके ऐसे उसका कष्ट तो अपना देखो, वो तो है ही, पैसे से हर चीज का दवाई नहीं होता है, लेकिन कुछ मंदिर के सामने लोगों का कल्चर होता है ना डोनेट करना, चलो थोड़ा दान कर देते हैं। तो मैं, ऐसा कुछ न्यूज एक बार आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, बहुत पुराना बात है, एक एक भिखारी के पास भी इंश्योरेंस है 50 लाख का, 40 लाख का, जिस इंश्योरेंस है उसका। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप क्या सोच रहे हो कि भिखारी बनोगे, ठीक है, चलो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट पॉइंट ये सर, आप जीडीपी का डेटा देखो, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ध्यान से देखना, छोटा छोटा चीज है, बहुत बारीक चीज है। क्या लिखा है देखो, इंडिया का टोटल जीडीपी है 3.732 ट्रिलियन का, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखा है, नॉमिनल, उसके नीचे देखो लिखा है 13.119 ट्रिलियन, ब्रैकेट में लिखा है, नहीं सर, ये पीपीपी का मतलब होता है परचेसिंग पावर पैरिटी, ये पीपीपी का मतलब क्या होता है, परचेसिंग पावर पैरिटी। नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन सर, जीडीपी का दो वैल्यू क्यों, नॉमिनल क्या होता है, पीपीपी क्या होता है, इट्स अ बिग क्वेश्चन, है ना? ऐसे हजारों सवाल का जवाब आपको मिलेगा कि पीपीपी करने से क्या पता लगता है, नॉर्मल नॉमिनल देखने से क्या पता लगता है, मैं सब चीज बात करूंगा धीरे धीरे, ठीक है, और एक एक चीज फिर धीरे धीरे आपको रियल और नॉमिनल, चल यहाँ पर देखो रियल जीडीपी, एक कॉन्सेप्ट होता है रियल जीडीपी का, वहां पर मैं आपको नॉमिनल भी दिखाया, तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। ये देखो क्या लिखता है, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस, जैसे कि यहाँ पर 23 का डेटा दिया है, 64.95 लाख एज अगेंस्ट 51.27 लाख करोड़ इन Q1 2021-22, ठीक है, जिसमें देखा जा रहा है कि इंडिया में 26.7% का, कंपेयर टू 2021-22 में जहां पर 32% का जीडीपी ग्रोथ था, वहां पर 21-22 में, सॉरी एक सेकेंड, Q1 में 21-22 में शोइंग ग्रोथ ऑफ 26.7%। अच्छा, मतलब बेसिकली रिसेंट ईयर में ग्रोथ ज्यादा हो गया, मतलब 64.95 लाख अभी 22-23 का लास्ट डेटा है, और उससे पहले Q1 में 51 लाख का ग्रोथ था, माने जीडीपी था। तो 51 लाख करोड़, कोई एक दो लाख नहीं है, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, 51 लाख करोड़, रिसेंटली वो चेंज होकर 64.95 लाख करोड़ का डेटा आया।
ठीक है। तो ये नॉमिनल जीडीपी का बात कर रहा है। नॉमिनल जीडीपी का दूसरा नाम है जीडीपी एट करंट प्राइस। बहुत सारा सवाल मन में चल रहा है ना सर कि जीडीपी नॉमिनल भी है, जीडीपी एट करंट प्राइस भी उसे कहा जाता है ना। क्वेश्चन इज दैट नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, या फिर उसका दूसरा नाम जीडीपी एट करंट प्राइस क्यों है? बोल सकते हो सर? कोई बात नहीं, अगर बोल देते तो फिर मेरे पास क्यों आते? डोंट वरी, ऐसे 11 12 में काफी लोग इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं, बट कोई बात नहीं सर। क्या है ना, वही रटने से भूल जाओगे, समझने से बोल पाओगे, यही फर्क होता है। हम लोग रट लेते हैं, एंड मिनट में प्रिपरेशन करके रट लेते हैं, लेकिन यही चीज आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, कंपनी सेक्रेटरी में, यूपीएससी में, हर जगह में। यूपीएससी का इंटरव्यू बहुत टफ माना जाता है। अब यूपीएससी के इंटरव्यू में जाओगे, आपको जीडीपी रिलेटेड क्वेश्चन वेरी लेगा, मास्ट है, बहुत पूछते हैं। क्या फर्क पड़ जाएगा, जैसे नॉमिनल जीडीपी का क्या प्रॉब्लम है, रियल जीडीपी का क्या सुविधा है, या रियल और नॉमिनल में क्या अंतर है। मैंने 3 तरह का जीडीपी है सर, एक तो नॉमिनल, दूसरा रियल। जैसे रियल जीडीपी, ये देखो रियल, जैसे यहाँ पर बोला ना करंट प्राइस, अब मैं आपको रियल जीडीपी दिखाता हूँ। मैं अभी तक समझाया नहीं, जस्ट मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो रियल, रियल जीडीपी बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी इंक्रीजेस ओवर टाइम फॉर टू रीजंस। Production of most goods increases over time. Prices of most goods also increases over time. If our goal is to measure production and its change over time, we need to eliminate the effect of increasing price on measures of GDP. That's why real GDP is constructed as the sum of the quantities of final goods time constant rather than current price. मैंने बेसिकली कहना ये चाहता है आप लोगों को, मैंने या मैम के पास आप लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़े हो? मैम के पास अकाउंट्स में भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा जाता है, या फिर मेरे पास भी काफी लोग करते हैं। अगर किसी ने कभी फाइनेंस का क्लास या स्टॉक मार्केट क्लास मेरे पास पढ़ता है, तो वहां पर मेरे को भी ये चीज पढ़ाना पड़ता है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना सिखाता है। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का सबसे बड़ा जो अंतर है, रियल जीडीपी इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। और नॉमिनल जीडीपी जो है ना, वो बस आज के रेट में जो है वही है। मैंने इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी में कुछ चीज पढ़ा था। अकाउंटेंसी का क्लास जो लोग कर रहे हो बेसिक्स में, उनको पता होगा। जैसे मानो अगर किसी के पास 1990 साल में एक 2 लाख का जमीन था, और अभी भी वो जमीन उसने बिका नहीं, सेल नहीं किया, उसके बैलेंस शीट में अभी भी 2 लाख का लैंड दिख रहा है। लेकिन क्या 1990 साल में जो जमीन उन्होंने 2 लाख में लिया था, 2023 में क्या वही जमीन 2 लाख का ही वैल्यूएशन होगा? काफी बढ़ गया होगा, ठीक है। लेकिन तो फिर 2023 में आपको जो जमीन का वैल्यू में भी मानो 50 लाख का वैल्यूएशन है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिया। तो 2023 साल में 50 लाख का वैल्यूएशन है, और 1990 में वो 2 लाख का था। तो क्वेश्चन यही है सर, ये तो करंट प्राइस है, ये करंट प्राइस है। तो जब करंट प्राइस में जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है, वो करंट दाम पे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन रियल और नॉमिनल में फर्क यही होता है कि रियल जीडीपी को जब कैलकुलेट किया जाता है, वो एक पर्टिकुलर ईयर को बेस मानता है। मैंने जैसे मानो नॉर्मली अभी 2011 को बेस माना जा रहा है, जब 2022-23 का कैलकुलेशन हो रहा है, 2011 को बेस माना जा रहा है। अच्छा, बेस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ईयर का जो डेटा है उसको रिजनेबल मानते हैं इकोनॉमिस्ट। रिजनेबल मान के उसके हिसाब से उसको कांस्टेंट रख के जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। माने बेसिकली अगर मानो ये तो 1990 तो बहुत पुराना हो गया, अगर मानो 2011 में जो डेटा है, अगर वो अच्छा डेटा है, मैंने वो अगर रिजनेबल दाम था उस टाइम का, ठीक है, तो 2011 के डेटा के हिसाब से 2023 का डेटा को कैलकुलेट करने को बोलेंगे रियल जीडीपी। मैं समझाता हूँ, बहुत सारा बातें मैं समझा नहीं रहा अभी, जस्ट आपको मैं बस थोड़ा थोड़ा पतला पतला डिफरेंस दिखा रहा हूँ, ठीक है। रियल माने एक पर्टिकुलर ईयर का डेटा को, एक पर्टिकुलर साल का जो डेटा है उसको कांस्टेंट करके हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करें। जैसे कभी कभी मार्केट में देखना, प्याज का दाम, ऑनियन का प्राइस 70 टका 80 टका चलता है, ठीक है। अब मानो उस 80 रुपीज क्या इन जनरल ऑनियन का दाम है सर? जनरली ऑनियन का दाम 40 to 50 के बीच में रहता है, जनरली, है ना। कभी कभी थोड़ा कम होता है तो 30 टका भी चला जाता है, बट 40 to 50 ऑनियन का एक्चुअल प्राइस देखा जाता है ऑन एन एवरेज। लेकिन कभी कभी 180 भी चला जाता है। तो जब ऑनियन का दाम 80 या 100 चल रहा है, अगर जीडीपी 80 या 100 में कैलकुलेट करेंगे तो वो करंट प्राइस में कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर 45 या 50 ये अगर बेस प्राइस है, तो बेस प्राइस में कैलकुलेट करेंगे तो वो रियल जीडीपी हो जाएगा।
ये फर्क हो जाता है सर, ठीक है। तो ऐसे हजारों रीजंस है जिसके तरह से आप बेसिकली वही मैं बात कर रहा हूँ कि रियल जीडीपी इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है और नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस में दर्शाता है, ठीक है। अब पॉइंट क्या है सर, इसके अलावा और भी जीडीपी का कॉन्सेप्ट है, जैसे आपको मैं आजकल बहुत चल रहा है सर पीपीपी जीडीपी, ठीक है, परचेसिंग पावर पैरिटी जीडीपी। ये आगे आगे इसका भी डिस्कशन है, आगे आगे बहुत क्वेश्चन भी कराऊंगा, जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, ये भी बताऊंगा, थोड़ा समय दो। अभी पहले नेशनल इनकम का पर्पस को पहले समझो, फिर आप ये सब कैलकुलेशन सीखो, ठीक है, थोड़ा रुक जाओ, ठीक है। हड़बड़ करने से अच्छा काम नहीं होता है सर, हड़बड़ी का काम शैतान का होता है, ठीक है, हमें हड़बड़ नहीं करना है। तो अभी थोड़ा कुछ डेटा देखो सर, इंडिया का सिचुएशन देख लो वर्ल्ड वाइड, फिर आपको समझ में आएगा कि इंडिया कहाँ है। और फिर जीडीपी के साथ देश हमेशा, जैसे हम देखना मोदी जी अपने भाषण में, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स या फिर देश के कोई बड़े बड़े लीडर ना, जब भी, जैसे राहुल गांधी अगर कभी भी ताना मारता है तो जीडीपी गिर जाने से ताना मारेगा, ठीक है। ऑपोजिशन है, ताना मारना चाहिए, ठीक है, ऑपोजिशन का काम ही होता है ना विरोधिता करना, करना भी चाहिए, अच्छा विरोधिता की भी जरूरत होता है, क्योंकि विरोधी नहीं रहेगा तो कभी भी जो मेन पोजीशंस पे होते हैं वो कभी काम नहीं करता है। तो हमेशा उम्मीद करें कि एक स्ट्रांग विरोधी बने। राहुल गांधी बिल्कुल अच्छा विरोधी नहीं है, कोई ऐसा विरोधी होना चाहिए जो मोदी जी को भी सोचने में मजबूर करे कि शायद देश को और डेवलपमेंट का जरूरत है, और भी अच्छा पॉलिसी का जरूरत है, ठीक है। तो मजबूर करें ऐसा लीडर, ऑपोजिशन भी आ जाए, मजा आ जाएगा सर। ना क्वेश्चन ही है सर कि देश का जीडीपी अभी बता रहा है कि नॉमिनल में है 3.732 ट्रिलियन, बट पीपीपी पे मैंने परचेसिंग पावर पैरिटी ये और भी ज्यादा साइंटिफिक मानते हैं कोई कोई। और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में इंडियन इकोनॉमी अभी वर्ल्ड में थर्ड रैंकिंग में, पीपीपी मॉडल पे वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी है। सर ऐसे तो हम लोग उतना रिच नहीं है, हम लोगों को लगता है कि यू आर नॉट सो रिच, ऑब्वियसली हम लोग मिडिल क्लास हैं, लेकिन सर पीपीपी मॉडल पे अगर देखो तो इंडिया का जीडीपी वर्ल्ड में तीसरा रैंक में है। पहला में कौन है सर? सर पहला में चाइना है, ठीक है, पहला में चाइना है। चाइना का पीपीपी जीडीपी है 32.90 ट्रिलियन, ठीक है, ये सब ट्रिलियन का डेटा है। यूएसए है 26.95 ट्रिलियन में, इंडिया है 13 ट्रिलियन। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जापान उसके बाद, जर्मनी उसके बाद, रशिया उसके बाद, इंडोनेशिया उसके बाद, ब्राजील, यूके, फ्रांस लगातार अभी चल रहा है ना। क्वेश्चन क्या है सर? सर क्वेश्चन ये उठता है, सर इंडिया इतना अच्छा है? हमें तो लगता था फ्रांस, रशिया, जर्मनी सब हमसे काफी आगे हैं। हाँ सर, वो लोग, मतलब वो लोग आगे हैं, दे आर डेवलप। हमारे देश में एक प्रॉब्लम है, हम लोग जितना कमाते हैं, जैसे अगर इंडिया का पीपीपी मॉडल में जीडीपी 13 ट्रिलियन का है, तो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हाई है। हम लोग 140 प्लस, माने 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन वाले एक देश है ना सर? 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन हमारा देश का पॉपुलेशन है। अब आप बोलोगे सर चाइना भी तो है, हाँ सर चाइना, इसीलिए तो हम लोगों को पंगा दे रहा है ना, कि वो भी 140 करोड़ प्लस का पॉपुलेशन है, बट उनका जीडीपी तो देखो 32 ट्रिलियन का है। 32 ट्रिलियन, या फिर आप वैसे बोल सकते हो 31 ट्रिलियन। ना क्वेश्चन ये उठता है कि सर 31 ट्रिलियन पीपीपी मॉडल पे परचेसिंग पावर पैरिटी में 31 ट्रिलियन जीडीपी अगर 140 करोड़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करे तो ऑब्वियसली इनका पर हेड इनकम बढ़ जाता है। पर हेड इनकम इनका अच्छा है, तभी इनका इकोनॉमी में जो आम आदमी है, इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है हमसे ज्यादा अच्छा है। इंडिया के पास 13 ट्रिलियन है, पर ये 140 करोड़ में जब डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो हम लोग परचेसिंग पावर में काफी, माने पर हेड इनकम में कम हो जाते हैं। परचेसिंग पावर पैरिटी और पर हेड इनकम में थोड़ा डिफरेंस है, उसको मैं बाद में धीरे धीरे समझाता हूँ। लेकिन कहने का मतलब इतना है कि अगर इंडिया को भी एटलीस्ट चाइना होना है, तो चाइना तो चुप नहीं रहेगा, चाइना भी बढ़ता रहेगा। ऐसे रिसेंटली आज का ही एक डेटा आया था कि 2000, माने ये जो 2023 चल रहा है ना, ये जो दशक चल रहा है, ये दशक खत्म होने के बाद, माने ये शताब्दी खत्म होने के बाद, माने 2100, 2100 साल में, 2100 आते आते इंडिया शायद वर्ल्ड का रिचेस्ट बन जाए पीपीपी मॉडल पे, ठीक है। क्योंकि एक एस्टिमेशन बता रहा है कि इंडिया यूएस को, चाइना को, सबको टक्कर देके सामने आ जाएगा। ऐसा चांसेस भी वेरी हाई, ऐसे कुछ लोगों का, कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है। सर वो तो जब होगा देखा जाएगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है और मेहनत करने से फल मिलता है ना। क्वेश्चन ये सर, फिर बाकी देश डेवलप कैसे हो जाते हैं? सर जापान, जर्मनी, रशिया, रशिया इतना बड़ा देश है लेकिन पॉपुलेशन है ओनली 14 करोड़ का। जापान या जर्मनी का अगर देखो तो 5-6 करोड़ का पॉपुलेशन है, 5 से 10 करोड़ के बीच में, ज्यादा नहीं है।
यूके का पॉपुलेशन से 4-5 करोड़ के बीच में ही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है सर, उनका उनका एक सुविधा क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्योंकि कम है तो पर हेड इनकम उनका काफी हाई हो जाता है, तो फिर लिविंग स्टैंडर्ड उनको काफी अच्छा मिल जाता है। जो इंडिया को अगर अचीव करना है तो इंडिया को करेंटली चाइना का जितना इनकम है इससे भी डबल करना पड़ेगा। माने जिस दिन इंडिया, अगर आज के हिसाब से, पॉइंट टू बी नोटेड, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए आज के हिसाब से अगर 50 ट्रिलियन का इकोनॉमी इंडिया का बन जाता है आज के हिसाब से, बार बार मैं बोल रहा हूँ, अब देखो 50 साल बाद इंडिया 50 ट्रिलियन बन जाएगा वो बात नहीं है, 50 साल 100 साल बाद शायद इंडिया 50 ट्रिलियन बन जाएगा, बट तब का 50 ट्रिलियन आज के 6 ट्रिलियन का भी समान होता है, 13 ट्रिलियन के समान होता है। मतलब आज का 13 ट्रिलियन का जो वैल्यूएशन है, अगर सेम वैल्यूएशन पे मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए अगर इंडिया 50 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन जाता है ऑन दैट टाइम, या 60 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन जाता है, तो इंडिया भी डेवलप कंट्री भी गिना जाए, पारेंट इनकम भी एकदम टॉप लेवल में। लेकिन उसके लिए काफी मेहनत, और आप सबका मेहनत चाहिए, हम सबका मेहनत चाहिए। ये पूरा डिपेंड करता है इंडियन यूथ पे। प्रॉब्लम है ना, इंडियन यूथ मेहनत नहीं करना चाहता, आलसी है, ठीक है। यही इंडियन यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नया चीज सीखने में रुचि नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, ठीक है। बहुत मुश्किल है, मोदी जी कितना भी कोशिश कर ले, स्टेट गवर्नमेंट कितना कोशिश कर ले, बट अगर यूथ बोलेगा भाई हम अपने आप को जहां है वही देखना चाहते हैं, तो देश का बहुत कुछ होना बहुत मुश्किल है। इट्स रियली चैलेंजिंग। ये पूरा मेंटेलिटी का खेल है। आप नया चीज सीखोगे, नया चीज बनाओगे, जीडीपी डेवलप करोगे, आपका इनकम बढ़ेगा, 10 लोगों का इनकम बढ़ेगा, पर आप लोग तो करना ही नहीं चाहते। यानी मैं आप लोगों को डायरेक्टली नहीं बता रहा हूँ, मैं एक यूथ कम्युनिटी को इन जनरल बता, चलो ठीक है, ये सब ज्ञान बांटने का भी टाइम नहीं है, सिलेबस में बहुत कुछ है, सिखाना पड़ेगा। सर नाउ क्वेश्चन फॉर स्पॉट। अब क्वेश्चन ये है सर, हमें आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना है, जैसे आपके दिमाग में चल रहा है ना सर कि यहाँ पर दो चीज था, एक इंडियन जीडीपी का नॉमिनल कॉन्सेप्ट था और एक इंडियन जीडीपी का पीपीपी कॉन्सेप्ट था। और मैंने आपको अभी यही चीज दिखाया कि पीपीपी मॉडल और नॉमिनल मॉडल, नॉमिनल माने करंट प्राइस में इंडियन जीडीपी 5th रैंक में है और पीपीपी मॉडल में इंडियन जीडीपी 3rd रैंक में है, ठीक है। ये जनरल नॉलेज भी है। अच्छा, जीडीपी ग्रोथ अगर देखो तो 22-23 जो लास्ट ईयर का था उसमें इंडिया 7.2% ग्रोथ के साथ, 7.2% जो नॉट बैड सर। डबल डिजिट ग्रोथ बहुत खराब होता है, कम मिलता है सर। इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है करेंटली वर्ल्ड का। पर कैपिटा इनकम पे इंडिया का ग्रोथ अच्छा चल रहा है, बट फिर भी क्योंकि पर हेड में ही यही चीज, यही एक जगह है सर जहां पर इंडिया बाकी सबसे चोट खा जाते हैं। वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया पीपीपी मॉडल में 127 पोजीशंस पे है पर हेड इनकम में। जैसे वर्ल्ड में कम से कम 210 के आसपास का कंट्री है, 210 के आसपास कंट्री है, ऑफिशियली 180 कंट्रीज है एज पर यूनाइटेड नेशंस। बाकी कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कोई बोलता है चाइना जैसे बोलता है हांगकांग मेरा है, ठीक है। जैसे आप मिडिल ईस्ट में जाओगे तो वहां पर भी जैसे रिसेंटली आपको पता है ना, फिलिस्तीन और इसराइल का लड़ाई, तो काफी सारे डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी है। अब डिस्प्यूटेड टेरिटरी का क्लेम किसका है नहीं है, इसको लेके काफी प्रॉब्लम है। आप इतना समझ के चल सकते हो कि ऑफिशियली देयर इज 180 कंट्रीज अप्रॉक्स, ठीक है, 180 के आसपास कंट्री है, उसमें से इंडिया 127 रैंकिंग में है पोजीशंस में, ठीक है। जस्ट लाइक इंडिया का फीफा रैंकिंग की तरह ही हालत है फुटबॉल में, जैसा भारत का करंट सिचुएशन है, ठीक है, कुछ वैसा ही सिचुएशन इंडिया का जीडीपी का भी, पर हेड जीडीपी का हालत, पर हेड जीडीपी का पॉइंट टू बी नोटेड सर। मैं पर हेड जीडीपी का भी बात कर रहा हूँ। पर हेड जीडीपी माने जीडीपी को अगर पर हेड इनकम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो एक एक बंदे का इनकम कितना है, तो अगर आप देखोगे तो $2612, अभी $1 का वैल्यू चल रहा है सर, $1 का करंट वैल्यू चल रहा है 83 समथिंग, ठीक है, 83 अप्रोक्स, ठीक है। तो आप इसको इंटू करो, आपको पता लग जाएगा। 2612 इंटू 83 करो सर, 2612 इंटू 83 करो, 2612 इंटू 83, माने इंडिया का एनुअल एवरेज इनकम पब्लिक का 2,16,000 रुपए है पर हेड रोजगार भारत का। एक एक बंदा 2,16,000 कमाते हैं, ठीक है। आपको बोले सर बच्चा लोग कैसे कमाएगा, अरे सर वो एवरेज कर दो ना। हाँ, एनुअल इनकम है, एवरेज 2,16,000 इंडिया का एवरेज इनकम पर हेड का, जो ग्लोबल के हिसाब से काफी पीछे है, बहुत पीछे हैं हम लोग। यही इंडिया का सबसे बड़ा दुश्चिंता है। मोदी जी को भी यही चीज, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, उनको इसी चीज पे उनको दिमाग लगाना चाहिए होता है। ये 500 टका का दान देके कुछ नहीं होता है, जैसे पश्चिम बंगाल के राजनीति में चलता है ना, 500 टका दे दिया, लड़की लोग जाके लाइन पे लग गया, अरे भाई ऐसा नहीं है।
500 टका देके आप क्या कर लोगे? आप ऐसा कुछ करो कि वो डेली का 1000 कमा सके, कुछ ऐसा दो, कुछ ऐसा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दो, कुछ ऐसे प्रोडक्शन एबिलिटी दो ताकि कुछ वो डेवलप कर पाए और उसके ऊपर बेस करके वो उसको मार्केट में सेल कर पाए। वो मंथली 500 टका का क्या काम है सर, है ना? और उसके पीछे लाइन लगा के टाइम बर्बाद क्यों करें? अगर उस टाइम पे कोई प्रोडक्टिव टाइम यूज होता तो शायद उसमें आप डेली का 1000 टका कमा सकते थे। ऐसा कोई स्किल जनरेट करना चाहिए, वही चीज मेन फोकस होना चाहिए। नहीं तो हम लोग 127 से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन काफी स्लो हो जाएगा, काफी स्लो हो जाएगा। ये पूरा डिपेंड करता है देश के लीडर के ऊपर। नॉमिनल में देखो हम लोग 139 पे, तो और पीछे है नॉमिनल। लेकिन अभी भी आप लोगों के मन में क्वेश्चन है सर, नॉमिनल और पीपीपी पूरा समझ में नहीं आया। अभी इस दोनों चीजों को मैं थोड़ा अभी एनालिसिस करूंगा। और भी चीजें हैं डिस्कस करने से पहले, मैं आपको और भी चीजें डिस्कस करने से पहले नॉमिनल और पीपीपी मॉडल और रियल, यहाँ पर और एक चीज है जो मैं बार बार मिस हो जाएगा, रियल जीडीपी, जो एक बार ऑलरेडी मैं आपको बताया। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एंड पीपीपी मॉडल जीडीपी, ये तीनों का डिफरेंस एक बार फटाफट देखते हैं। जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग है पीपीपी। नॉमिनल और रियल में बस इतना फर्क है, रियल माने इन्फ्लेशन में एडजस्ट किया हुआ, ठीक है, और नॉमिनल माने जो करंट रेट में चल रहा है वो। अब करंट रेट अगर ज्यादा है तो ज्यादा, करंट रेट लो है तो लो, करंट रेट ठीक ठाक है तो ठीक ठाक, ठीक है। लेकिन रियल जो है वो हमेशा एक बेस ईयर के बेसिस में चलता है। चलो मैं आपको एक पीडीएफ ले लेता हूँ और आपको एक एक करके सारा पॉइंट डिस्कस करके समझाता हूँ। जैसे कि अगर मैं डेफिनेशन वाइज भी बात करूंगा और एग्जाम्पल वाइज भी बात करूंगा। ये शॉर्ट नोट्स हैं, आप सबको मैं शेयर कर दूंगा सर, दिस इज शॉर्ट नोट्स, वेरी हेल्पफुल बिफोर एग्जाम रिविजन के लिए भी। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ईयर वन। एक देश में जितना भी चीज बनता है, घर बनना, गाड़ी बनना, मोबाइल बनना, सॉफ्टवेयर बनना, एग्रीकल्चरल चीजें बनना, बेसिकली इसको समरिटिकली ऐसे याद रख सकते हैं। माने देश में तीन ही चीज होता है बेसिकली, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, सर्विस रिलेटेड, माने सर्विस रिलेटेड मैटर। ये तीनों इंडस्ट्री मिला के जितना चीज हो सकता है वो प्रोडक्शन होता है। सर्विस में क्या आ जाता है? सॉफ्टवेयर सर्विस, बैंकिंग सर्विस, ठीक है। इसमें इंडिया काफी अच्छा है सर, अभी वर्ल्ड में 53.3% ऑफ द टोटल जीडीपी का सर्विस सेक्टर से आता है। एग्रीकल्चर से 18.4% ऑफ द टोटल जीडीपी का वैल्यूएशन वाइज आता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ओनली 28.3% आता है। अब जॉब क्रिएट करना है तो एकमात्र भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडस्ट्री, ठीक है। इंडिया में एज सच इंडस्ट्री कम, और दूसरा प्रॉब्लम एग्रीकल्चर में अर्निंग कम। एग्रीकल्चर इज ओके, एग्रीकल्चर तो देखो सर, इंसान खाना कभी नहीं बंद करेगा, और एक खाना ही तो है जो इंसान को इंसान बनाते हैं और हमें ताकत देता है। क्योंकि ये मिट्टी खा के या तेल खा के तो जिंदा नहीं रह सकता ना, खाना तो खाना पड़ेगा, चाहे वेज खाओ या नॉन वेज खाओ। तो एग्रीकल्चर में पोटेंशियल बहुत है, बट प्रॉब्लम है कि सर हमारे देश में एग्रीकल्चर का अर्निंग कम है, क्योंकि हमारे देश के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कम हो पाते हैं, और एग्रीकल्चर में लोगों का रुचि अभी भी उस लेवल का डेवलप नहीं। तो इसमें पोटेंशियल हाई है, इसको हम लोग मैंने और पोटेंशियल नहीं बना पा रहे हैं। सर्विस सेक्टर एक अपना जगह में आ चुका है, इसीलिए देखना भी न्यूली आईटी जॉब उतना नहीं मिलता है। काफी लोग आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पढ़ाई 2005 7 8 साल में जिस तरह से कर रहा था, आजकल उतना नहीं देखेगा कि आईटी में एमबीए में आईटी कर रहा है या फिर आईटी करके फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जॉब तो छोड़ो, उल्टा जॉब जा रहा है। ऊपर से ऑटोमेशन वगैरह आ गया, एआई वगैरह आ गया, इनका खेल थोड़ा अलग हो गया है। इसमें मार्केट एक तरह का सैचुरेशन हो चुका है, अभी न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा तो कुछ हो सकता है। अभी इंडिया का पूरा पोटेंशियल इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोडक्ट में है और एग्रीकल्चर रिलेटेड मैटर में। हाँ, एग्रीकल्चर में क्योंकि आप बहुत हाई प्रॉफिट तो नहीं कर सकते, तो एग्रीकल्चर में एक रीजनेबल ग्रोथ चाहिए सर, ताकि इंडियन एग्रीकल्चरल चीजें एक्सपोर्ट हो पाए, तो हमारे देश का भी अच्छा होगा, पैसा भी मिलेगा। और इंडस्ट्री में तो बहुत पोटेंशियलिटी है और नीड भी बहुत है देश के लिए, तो ये दोनों जगह में देश को काफी काम करना पड़ेगा। मैं आपको जेन्युइन चीज भी बता रहा हूँ। ओके सर, तो ये सब आपको समझने के लिए बार बार बोलना पड़ रहा है सर, कि जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो, चाहे वो क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विस रिलेटेड मैटर्स हो, ठीक है, जैसे आईटी सेक्टर लाइक, जैसे बीपीओ केपीओ होता है ना,
इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, जेनपैक्ट, ठीक है, टीसीएस, विप्रो, ये सब जो कंपनी में लोग काम करने जाते हैं, सॉफ्टटेक में, सेक्टर 5 में, बैंगलोर में, ठीक है, या फिर नोएडा में, हैदराबाद में, देयर आर लॉट्स ऑफ एरिया जहां पर आईटी सेक्टर बड़ा बूमिंग है सर। तो national income is the money value of all the final goods and service produced by a country during the period of 1 year. एक साल में जितना प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें जीडीपी का क्या है? जीडीपी माने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, इंडिया के अंदर इंडिया जो चीज बनाते हैं उसे जीडीपी कहते हैं। एक ही बात है, मैं पहले भी बोल रहा था, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड करंट प्राइस। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है सर रियल इनकम। कांस्टेंट माने जैसे आपको मैं क्या बता रहा हूँ, 2022-23 में जो चीजों का दाम है वो हो सकता है महंगा है, हो सकता है सस्ता है, बट अगर एक बेस प्राइस लगा के चले, सपोज 2011, सपोज 2015, कुछ भी एक गवर्नमेंट ले लेगा, ठीक है, इकोनॉमिस्ट है गवर्नमेंट के पास, वो 2011 या फिर 2015 किसी एक को बेस प्राइस बनेगा जिसको रिजनेबल प्राइस में होता है वो, ठीक है। जैसे आपको मैं अभी ऑनियन का एग्जांपल दे रहा था, ऑनियन का दाम कभी कभी 100 रुपया 150 रुपया हो जाता है, तो क्या ऑनियन का वो जेन्युइन प्राइस है? हाँ, ऑनियन का एक एवरेज प्राइस 45-50 रहता है, तो वो बेस प्राइस क्या है। तो जब जीडीपी को कांस्टेंट प्राइस से कैलकुलेट किया जाता है तब उसे जीडीपी एट रियल इनकम बोलते हैं, और जब जीडीपी को करंट प्राइस में कैलकुलेट किया जाता है उसे मॉनेटरी इनकम या नॉमिनल इनकम कहते हैं, इसे नॉमिनल भी कहते हैं, इसे नॉमिनल भी कहते हैं। आजकल नॉमिनल वाला वर्ड ज्यादा यूज, ये जो P0 माने क्या है? करंट प्राइस इनटू क्वांटिटी। P0 मींस कांस्टेंट प्राइस, करंट नहीं सॉरी कांस्टेंट प्राइस, माने कांस्टेंट माने 2011 का कांस्टेंट प्राइस पे लेंगे, 2023 का कैलकुलेशन करने के लिए 2011 को मानेंगे। और नॉमिनल का क्या मतलब है? जो करंट प्राइस में होगा, P1 इंटू Q1। Q माने क्या सर? Q माने जो भी प्रोडक्ट क्वांटिटी, दिस इज अ क्वांटिटी, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, सर्विस रिलेटेड, क्वांटिटी को यहाँ पर दर्शाते हैं। तो P1 इंटू Q1, P1 माने बेस प्राइस, सॉरी करंट प्राइस, अभी जो मार्केट में दाम चल रहा है, तो इसको ऐड करके हम लोग कर सकते हैं। जैसे पुराने टाइम पे, ये थोड़ा ओल्ड नोट है, उस टाइम पे बेस प्राइस 2004-5 माना जा रहा था, फिर बाद में 2011 को भी बेस माना गया, अभी 2016 को बेस माना जा रहा है, 15-16 को। तो इस तरह का सिचुएशन बेस प्राइस में यूज होता है। तो बेस प्राइस यूज करके जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो हमें रियल मिलता है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देता है। समझ में आ रहा है ना सर? अब आपको मैं पीपीपी मॉडल समझ, फिर से आ जाऊंगा इस पे मेन नेशनल इनकम पे। इसके लिए अलग एक नोट्स मैंने डेवलप किया सर, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा सुविधा हो। व्हाट इज परचेसिंग पावर पैरिटी एंड हाउ इज इट कैलकुलेटेड? ये आजकल बहुत पॉपुलर वर्ड है और आप सबको भी जानना चाहिए, एग्जाम में भी सवाल पूछते हैं, तो इग्नोर तो नहीं कर सकते। इग्नोर तो बहुत दूर की बात है, आजकल ये इकोनॉमिक वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि पीपीपी मॉडल साइंटिफिक है, किसी किसी का मानना है कि नहीं ये प्रॉपर पिक्चर नहीं दिखाते, ठीक है। उसको लेके अलग अलग इकोनॉमिस्ट के बीच में थोड़ा झगड़ा तो होता ही है, क्योंकि इकोनॉमिक सब्जेक्ट ही ऐसा है, किसी कोई बोलेगा मेरा वाला सही है, कोई बोलेगा मेरा वाला सही, ठीक है। सो व्हाट इज परचेसिंग पावर पैरिटी एंड हाउ इज इट कैलकुलेटेड? इसमें अगर आपको मैं बात करूं तो इस चीज को प्लीज थोड़ा देखो, फटाफट देखो, देखो देखो क्या कहता है। व्हाट इज परचेसिंग पावर पैरिटी? देख रहे हैं ना सब लोगों स्क्रीन में? हाँ सर। कुणाल, साहिल, तनु, यस सर। मानसी का क्या हो गया? नेटवर्क इशू क्या? ठीक है देखो, मनुष्य मनुष्य तो ज्वाइन किया था। ये लोग पास में रहते हुए ये लोग क्यों नहीं आते समझ में? ओके, देखो सर क्या कहता है कि theoretical exchange rate that allows you, थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनना सर, ये theoretical exchange rate that allows you to buy the same amount of goods and service in every country। माने आप एक, मानो एक शर्ट खरीदना है हमको, अमेरिका में वो शर्ट आप कितने दाम पे खरीद पा रहे हो? मानो अमेरिका में कोई शर्ट का दाम है $10। अब क्वेश्चन ये उठता है, सिमिलर शर्ट
अगर आप इंडिया में परचेस करना चाहते हो, जिसके लिए अमेरिका में आप $10 पे कर रहे हो, सेम शर्ट आपको इंडिया में कितना खर्चा करना पड़ रहा है। इसका एक दूसरा भी यूज होता है, नॉट जस्ट शर्ट, जैसे कि इफ यू वांट टू लिव इनएक्सपेंसिवली, मैंने उतना एक्सपेंसिवली आप रहना है, मूव टू एनी कंट्री इन दी वर्ल्ड, किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में आप जाना चाहते हो, तो आप कंपेयर कर सकते हो मैकडोनल्ड के बर्गर के प्राइस, क्योंकि मैकडोनल्ड एक ऐसा ब्रांड है जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। हर दुनिया के हर देशों में आपको मैकडोनल्ड का बर्गर बर्गर मिल जाएगा। लेकिन मैकडोनल्ड अपना बर्गर का प्राइस उस कंट्री के हिसाब से डिसाइड करते हैं ना। अमेरिका में बर्गर का दाम, इंडिया में बर्गर का दाम ऑब्वियसली सेम नहीं है। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि वो स्टैंडर्ड रेट फॉलो कर रहा है, तो एक ही मैकडोनल्ड, वो स्टैंडर्ड है, मान के चलते हैं कि एक ही मैकडोनल्ड जो अमेरिका में, अगर उस मैकडोनल्ड के प्रोडक्ट के लिए आप कितना खर्चा कर रहे हो और इंडिया में उस पर्टिकुलर मैकडोनल्ड के लिए आप कितना खर्चा कर रहे हो, अगर खर्चा में सिमिलरिटीज है, तो आप समझ लेना कि पीपीपी मॉडल काम कर रहा है। मैं अभी समझाता हूँ आपको, यहाँ पर बस पैरामीटर फिक्स कर रहा हूँ। गवर्नमेंट एजेंसीज यूज इट टू कंपेयर द आउटपुट ऑफ कंट्रीज दैट यूज डिफरेंट एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है? जैसे $1 का वैल्यू कितना है? 83 पॉइंट समथिंग। ऐसे एक्सचेंज रेट हर एक कंट्री का होता है सर। इसके ऊपर एक अलग ट्रेनिंग क्लास भी मेरा चलता है एक्सचेंज के ऊपर, मैं बताता हूँ आपको, कुछ देर बाद बताता हूँ। जैसे $1 का एक्सचेंज रेट कितना है? 83, ठीक है। अब यहाँ पर और भी एक्सचेंज रेट है, जैसे कि यूरो का एक्सचेंज रेट है, डॉलर के साथ यूरो का एक्सचेंज रेट है, ठीक है। जैसे इंडिया में भी कर सकते हैं, जापानी येन के साथ है, चाइनीज युआन के साथ है, ठीक है। स्विट्जरलैंड का फ्रैंको बोल के एक चलता है, उसके साथ है। हर देश का एक्सचेंज रेट एक है अपने करेंसी के साथ। तो सबसे पॉपुलर क्या है? डॉलर के साथ रुपीस का इंडिया के लिए। ऐसे वर्ल्ड वाइड सबसे पॉपुलर है डॉलर एंड यूरो। वर्ल्ड वाइड सबसे पॉपुलर है यूरोपियन जो यूरो है, और अमेरिका का जो डॉलर है, वो सबसे ज्यादा एक्सचेंज में चलता है, क्योंकि यूरोप का सबसे ज्यादा बिजनेस में दबदबा है अभी भी, और अमेरिका में भी दबदबा। बट इंडिया रिसेंटली यहाँ जगह बना। मैं एक ग्रुप में छोड़ा था, आप लोग मेरे चैनल में दिया था, आप लोगों ने देखा, वो अरबियन नेशन से तेल खरीदा है रुपी देके। डॉलर की जगह रुपी यूज किया हम लोगों ने तेल खरीदने के लिए। इससे बड़ा खुशी का बात हो नहीं सकता। मेरे चैनल में दिया सर, वो मेरा एक व्हाट्सएप चैनल बना है ना, उसमें मैंने दिया था। अच्छा देखो सर, अब इसका कैलकुलेशंस को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल यूज करूंगा, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये परचेसिंग पावर पैरिटी होता क्या है। तो बेसिकली परचेसिंग पावर पैरिटी इज ए पॉपुलर मेट्रिक, मेट्रिक माने मैथ्स, यूज्ड बाय मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस दैट कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज करेंसीज थ्रू अ बास्केट ऑफ गुड्स अप्रोच। बास्केट ऑफ गुड्स अप्रोच, बास्केट ऑफ गुड्स माने अमेरिकन डॉलर से आप कितना प्रोडक्ट खरीद सकते हो, सेम थिंग वही चीज इंडिया में कितने कितने दाम पे खरीद सकते हो, या फिर अमेरिकन प्रोडक्ट को यूरोप में कितना दाम पे खरीद पा रहे हो, जो चीज अमेरिका में एक अलग दाम पे आप खरीद रहे हो। इसका कंपैरिजन करके आप दोनों देश का परचेसिंग पावर पैरिटी डिसाइड कर सकते हो। एग्जांपल के लिए आप लोग सोच रहे हो सर पॉइंट पे आओ ना, बहुत सारा चीज बोल रहे हो, एग्जांपल नहीं दे रहे। चलो मैं आपको एग्जांपल पे लेके आ जाता हूँ। ये सब वर्ल्ड बैंक वगैरह का ही पैरामीटर है। चलो एक एग्जांपल आपको काफी हेल्प करेगा। कुरकुरे ही ले सकते थे। हाँ, कुरकुरे ही ले सकते थे। कुरकुरे हाँ, सर यहाँ पे जो 5 रुपीज का होता है और मतलब 5 में जाओगे तो मिनिमम स्टार्ट होगा $1 से। कहाँ पर? अमेरिका में हाँ $1। हम लोग यहाँ पर $5 यूज का वैल्यू उसके उससे ज्यादा है, क्योंकि $1 का वैल्यू कितना होता है? 83। $1 का वैल्यू 83 है। कुरकुरे का पैकेट का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुरकुरे, एक कुरकुरे का पैकेट इंडिया में चल रहा है, इंडिया में $5 कितना है? 10 टका। चलो 10 मान के चलते हैं, 10 स्टैंडर्ड है। अमेरिका में आई डोंट थिंक वो छोटा वाला पैकेट बिकेगा, वो इंडिया में बिकेगा। या फिर आप 20 मान लो, 20 स्टैंडर्ड पैकेट साइज है वो मान लो, ठीक है। जो हमारे यहाँ पर भी तो बिकता है ₹20 का। तो मानो इंडिया में एक कुरकुरे का स्टैंडर्ड जो बड़ा पैकेट साइज है वो $20 का है। अमेरिका में उसको अगर आपको खरीदना है तो $1 खर्चा करें, तो $1 माने इंडियन रुपीज में 83 रुपीज। लेकिन 83 रुपीज आप अमेरिका में खर्चा करते हो उस कुरकुरे को खरीदने के लिए, जो कुरकुरे इंडिया में ₹20 में मिलता है। तो अमेरिका रीच है कि इंडिया रीच है? इंडिया रीच है। तुम्हारा पैसा, अरे भाई तुम्हारा ही तो पैसा है, तुम अमेरिकन के साथ क्यों सोच रहे हो? तुम, तुम्हारे पैसे से तुम इंडिया अमेरिका में जाके कुरकुरे का पैकेट खरीदोगे 83 में खरीदोगे, और इंडिया में तुम्हारे पैसे से खरीदोगे $20 में खरीदोगे। तो बचत किस में है? सेविंग किस में करोगे आप? हेलो, आप लोगों को सबको बात समझ में आ रहा है सर? अगर बात कुरकुरे का है तो हाँ, बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसा भी है
जिसमें हम लोग पीछे हैं। जैसे मानो ये टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट में अगर देखा जाए तो वो सब चीज़ अमेरिका में कॉम्पेरेटिवली सस्ता पड़ेगा, क्योंकि उनका टेक्नोलॉजी इनोवेशन में काफी आगे है वो। बट खाने पीने का चीज में अमेरिका कभी भी इंडिया को कभी भी टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि इंडिया जितना सस्ता में प्रोडक्ट बना सकता है ना, एग्रीकल्चरल चीजें बना सकता है, इवन कुछ कुछ इंडस्ट्रियल जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, नाट बोल्ट वगैरह, लोहा इस्पात वगैरह, ये सब में भी इंडिया अमेरिका से बेहतर है। अमेरिका सबसे ज्यादा हमसे इस्पात खरीदते हैं, आपको पता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। इससे आपको पता लग जाएगा कि जो चीज हम एक्सपोर्ट करते हैं इसका मतलब वो चीज हम लोग सस्ता में बना पाता है। जो चीज आप सस्ता में बना पाओगे वही चीज हम एक्सपोर्ट करोगे। इससे पता लगता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। और अमेरिका से हम क्या खरीदते हैं इससे आपको पता लग जाएगा कि उसमें हमारा स्ट्रेंथ नहीं है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, जीडीपी पेयर्ड विद परचेसिंग पावर पैरिटी। सपोज इट कॉस्ट $10 टू बाई ए शर्ट इन दी यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका में एक शर्ट खरीदने में आपको $10 का खर्चा पड़ रहा है, और वही चीज आपको 8 यूरो का, ये यूरो का साइन है सर, ठीक है, 8 यूरो का खर्चा पड़ रहा है जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी। अब मैं यहाँ पर इंडिया नहीं लिया, जर्मनी और अमेरिका लिया, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे हर बात में इंडिया इंडिया, दूसरा कंट्री का भी देख लो। अब $10 जो शर्ट अमेरिका में बिक रहा है वही शर्ट जर्मनी में 8 यूरो में बिक रहा है। अब इसके बीच का कैलकुलेशन समझना है। तो इसको बोलते हैं सर, इंग्लिश में एक वर्ड है एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन, ठीक है। यानी मान के चलो कि दोनों शर्ट सेम ही शर्ट है, जो जर्मनी में बिक रहा है और वही शर्ट अमेरिका में भी बिक रहा है। जिसके लिए अमेरिका में हमें $10 पे करना पड़ रहा है, उसके लिए यूएस में हमें, सॉरी जर्मनी में हमें 8 यूरो पे करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर एक एक्सचेंज रेट दिया है, यहाँ पर एक एक्सचेंज रेट दिया, एक्सचेंज रेट क्या दिया है, if the exchange rate was such that the shirt in Germany cost $15, ये एग्जांपल। अब वो तो देखना पड़ेगा कि डॉलर और यूरो के बीच में एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है। फिलहाल इतना मान के चलो कि एक्सचेंज रेट के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, एक्सचेंज रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो जर्मनी में आपको उस पर्टिकुलर शर्ट को खरीदने के लिए $15 का खर्चा करना पड़ रहा है, जो अमेरिका में $10 में मिल रहा है। यहाँ पर गिवन कर दिया कि मान के चलो कि वो $15 है। तो पीपीपी का मतलब क्या है, पीपीटी क्या हो जाएगा, $15/$10, $15/$10 मैंने हो जाता है 1.5। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 1.5? इस 1.5 का मतलब ये होता है सर कि नॉमिनल जीडीपी कंपैरिजन में ये जो 1.5 है, इस 1.5 का सिंपल इतना मतलब होता है कि जो चीज आपको अमेरिका में, मतलब कहाँ महंगा हुआ बोले तो कहाँ सस्ता हुआ, अमेरिका सस्ता हुआ कि जर्मनी में सस्ता हुआ? हम्म? जो चीज आपको अमेरिका में $10 में मिल रहा था वही चीज आपको यहाँ पर $15 में मिल रहा है, तो ऑब्वियसली अमेरिका में सस्ता हुआ, जर्मनी में वो चीज महंगा हो गया। बात समझ में आ रहा है सर? तो इस तरह से कंपेयर करना चाहिए। जैसे आप लोग अभी कुरकुरे का एग्जांपल दे रहे थे, एक ही कुरकुरे जो इंडिया में 20 टका में मिल जाता है वही चीज अमेरिका में $1 खर्चा करना पड़ता है, और $1 का वैल्यू इंडियन रुपीज में 83 है। सो दैट इज हाउ यू कैन कंपेयर। और ये जो 1.5 है, ये 1.5 एक्चुअली पीपीपी है। बड़े सिंपल काम है सर, दोनों कंट्री का जो डॉलर है या जो भी उनका करेंसी है उसको सिंगल करेंसी में कन्वर्ट करो, किसी भी एक में कन्वर्ट करो, डॉलर में या फिर यूरो में, इंडियन रुपीज में या फिर डॉलर, फिर उसको डिवाइड कर दो। मैंने जो जर्मन, जैसे यहाँ पर क्या गया, जर्मन वाला जो है उसको ऊपर न्यूमिनेटर में रख दिया और यूएस वाले को डिनोमिनेटर में रख दिया। तो $15/$10 किया, मेन प्रोडक्ट क्या है, शर्ट। तो 15/10 करके 1.5, तो परचेसिंग पावर पैरिटी यहाँ पर आपका इतना हो रहा है 1.5। इसी पर तो इसका मतलब अमेरिका सस्ता है, जर्मनी महंगा है। और महंगाई क्या होता है, महंगाई गरीबी बढ़ाता है, सस्ता आपको रीच करता है। पॉइंट बी नोटेड, है ना। महंगाई गरीबी बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता? हेलो, जहां पर चीज एक्सपेंसिव हो जाता है सेविंग्स कम हो जाता है, तो सस्ता इकोनॉमी तो अच्छा होता है ना सर, है ना। बात को इस तरह से समझना चाहिए। तो यही चीज अगर कंट्री वाइज कंपैरिजन देखो, जीडीपी बाय परचेसिंग पावर पैरिटी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। एक सेकंड, और एक चीज आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ, कुछ मिसिंग है। यहाँ पर लिख लो, आप लोग भी कॉपी में लिख सकते हो, मैं नोट शेयर कर दूंगा।
बस एक छोटा सा पॉइंट आप इसमें जोड़ दो, यहाँ पर इस पॉइंट पे आप एक छोटा सा बात जोड़ो, फॉर, लिख लो सर, ये जो पॉइंट आपको में 1.5 आया ना, इसका क्या मतलब, फॉर एवरी $1, ठीक है, फॉर एवरी $1 स्पेंड, स्पेंड माने खर्चा करना, ऑन शर्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स माने यूएसए, it takes $1.50 to purchase same shirt in Germany. মানে সিম্পল পাতি বাংলায় বললে, যে শার্টটা কিনতে আমার আমেরিকাতে $1 খরচা হয়েছে, ওই শার্টটা কিনতে আমার আমেরিকাতে এই জার্মানিতে $1.5 খরচা হচ্ছে। when buying it with euro, when buying it with, ऐसे इसमें कुछ लोचा भी है सर, लोचा, लोचा इन द सेंस कुछ झमेला भी कभी कभी होता है, कभी कभी ना कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करता है कि वो ना अपना करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है ना, उसको ना फिक्स कर देता है जानबूझ के। नॉर्मली इसका 2-3 पहलू है सर, एक पहलू में इसको समझना नहीं चाहिए, पर क्या है ना, मैं ज्यादा टफ नहीं करना चाहता, इसलिए अभी उतना ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। जब आप लोग और भी एडवांस क्लास आप में आओगे ना सर, जैसे सीए में, सीए इंटर में, या सीए में इंटर में, सीए से सीएस एग्जीक्यूटिव में फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब पढ़ोगे, या फिर जब आप लोग स्टॉक मार्केट या करेंसी पढ़ोगे, तो वहां पर काफी सारे पॉइंट में मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे देयर इज इंटरेस्टिंग पॉइंट, देयर इज इंटरेस्टिंग पॉइंट, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है सर कि एक चीज है, जैसे मानो $1 का वैल्यू, ठीक है, $1 का वैल्यूएशन कितना है, $1.8318 ठीक है। अब मानो ये इंडिया का एक्सचेंज रेट है $1 के बदले, ठीक है। अब मानो इंडिया अपना एक्सचेंज रेट को ऐसा ही रखता है, $1 का वैल्यूएशन, ये कौन फिक्स करता है सर, आरबीआई फिक्स करता है। इसको फिक्स करने के पीछे का कहानी भी है, अलग अलग वर्ल्ड के टॉप बैंक जो ट्रेड करता है उसके बेसिस में एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। जिसका बिजनेस में दबदबा जितना ज्यादा है, जिसका ट्रेडिंग जितना ज्यादा होता है, उसका करेंसी उतना वैल्यूएबल होता है। जैसे आप लोगों को शायद नॉलेज होगा मे बी कि 83.18, ठीक है, 83.18 ये जो मार्केट में प्राइस दिख रहा है ना सर, 83.18 ये जो मार्केट में प्राइस दिख रहा है, अगर कल इसका दाम 83.18 से ज्यादा हो जाता है ना, माना 84 हो जाता है ना, इसका मतलब रुपये का वैल्यू गिर जाता है। और कल अगर ये चीज 83 से 80 हो जाता है या 81 हो जाता है, तो क्या होता है, रुपये का वैल्यू बढ़ जाता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, अगर कंट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, अगर कंट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो फिर आपका ये दाम ज्यादा होने से अच्छा है, क्योंकि आप फॉरेन में कोई प्रोडक्ट बेच के 83 रुपीज कमाओगे। कल अगर ये 83 से 81 हो जाएगा, तो आपका इनकम कम हो जाएगा। तो जिस कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है ना, वो अपना एक्सचेंज रेट को बढ़ा के रखता है, माने बेसिकली वैल्यू को कम करके रखता है। बढ़ा के रखना मतलब वैल्यू कम करना, माने $1 के हिसाब से 83 या फिर 84 या फिर 85, माने इंडियन करेंसी का वैल्यू कम, उनका वैल्यू ज्यादा। लेकिन कल अगर ये दाम 83 से 82, 81, 80 ऐसा होता है, इसका मतलब एज पर अमेरिकन डॉलर रुपी स्ट्रांग हो जाता है। तो रुपी को स्ट्रांग करने में एक्सपोर्ट में दिक्कत हो जाएगा, आप एक्सपोर्ट करके कम इनकम करोगे, लेकिन इंपोर्ट करने का आपका सुविधा हो जाएगा। अब इंडिया क्योंकि एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, क्योंकि इंडिया एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, हम लोग ज्यादा खरीदते हैं कंपेयर टू बेचते कम है, तो अगर ये दाम ज्यादा हो जाता है ना, माने ये 82, 81, 83, 84 हो जाता है ना, तो इंडिया को लॉस हो जाता है। इसलिए इंडिया को एक मॉडरेशन मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन चाइना, वो क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, उसका एक्सपोर्ट काफी अच्छा होता है वर्ल्ड वाइड, तो वो जानबूझ के ना अपना एक्सचेंज रेट को कम करके रखता है। तो ये मैनिपुलेशन भी होता है इस चीज में। तो इसको लेके इकोनॉमिस्ट का काफी काफी थोड़ा सा माने एक होता है कि नहीं, ये पीपीपी मॉडल हमेशा सही नहीं है, ठीक है।
बट क्योंकि ये परचेसिंग पावर पे फोकस करके हो रहा है, इसीलिए कई बार इसका लोग मैंने सम्मान भी करते हैं। तो कंट्री टू कंट्री ये वेरी करता है। जैसे यहाँ पर देखो एक पूरा लिस्ट है, चाइना का जीडीपी बाय पीपीपी, यूनाइटेड स्टेट्स का, इंडिया का, इंडिया का भी थोड़ा और ज्यादा हो गया, जापान का, जर्मनी का, रशिया का, इंडोनेशिया, ब्राजील, यूके, फ्रांस, मेक्सिको। ये चीज मैं आपको पहले भी थोड़ा दिखा, ये मैम के मैसेज कर देते, चलो इस चीज को समझ में आया आप लोगों को पीपीपी? अरे सबको समझ में आया? तनु, मानसी, कुणाल, साहिल, बोलो सर। हाँ सर। बोझा যাচ্ছে पीपीपी की जिनिस परचेसिंग पावर पैरिटी। ओके, तो कभी भी अगर आपको यहाँ पर ऐसे नेशनल इनकम का डेटा मिले और वहां पर पीपीपी पीपीपी बोल के लिखा रहे, तो समझ लेना कि पीपीपी का मतलब क्या है। वो परचेसिंग पावर पैरिटी से इंडिया का जीडीपी अभी थर्ड रैंक पे है, और इसी मॉडल पे अभी इंडिया वर्ल्ड में थर्ड रैंक पे है। लेकिन सबसे पहले कौन है? चाइना, सेकंड में यूएसए, थर्ड में इंडिया है। इस बात का ध्यान रखें सर। और अगर नॉर्मल नॉमिनल में देखें, मैंने करंट प्राइस रेट में इंडिया फिफ्थ रैंक में। समझ रहे हो सर? हाँ, तो ये होता है बेसिक डिफरेंसेस। अब आगे कुछ और भी बातें हैं, जैसे मानो अभी बहुत बातें हैं, अभी तो बस क्या बोले सर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, कुछ नहीं है, ये तो अभी बहुत कहानी बाकी है। नाउ क्वेश्चन ये उठता है सर कि हम लोग जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीडीपी कैलकुलेट करने के मैं आपको बस क्या बताया, नेशनल इनकम बताया, ठीक है, मैंने आपको जीडीपी बताया, मैंने आपको जीडीपी का दो टाइप बताया, तीन टाइप बताया, ठीक है, मैंने आपको जीडीपी का तीन टाइप बताया। हेलो, ओ अच्छा अच्छा, ठीक है सर, इंपॉर्टेंस। ठीक। তুষার চাবিটা নে আর ওই সাদা ব্যাগটাতে দিয়ে দে তো, আর তাহলে ম্যাম যদি নিচে চলে এসছে তাহলে খুলে দিবি। अच्छा, तो अब आगे आगे हम लोगों को और भी चीजें डिस्कस करना पड़ेगा, जैसे मानो रियल जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है, एस्टिमेटेड, जैसे ये सब डेटा मैं आपको बता दिया। अब आगे आगे ये बताना पड़ेगा कि जीडीपी के साथ इन्फ्लेशन का क्या कनेक्शन है। ये जो दो डेटा देख रहे हो ना, ये जीडीपी है और साथ में इन्फ्लेशन रेट है। इन्फ्लेशन क्या होता है सर? महंगाई, चीजों का दाम बढ़ना along with प्रोडक्शन। अब ये एक बहुत ही, इनके बीच में ना काफी जोर का कनेक्शन है। जिस देश में प्रोडक्शन अच्छा रहता है, जैसे मानो सिंपल बात करते हैं, आप लोग कौन सा मतलब चावल ज्यादा पसंद करते हो कि आटा ज्यादा, रोटी ज्यादा पसंद करते हो? तो ये रोटी है, आप भी रोटी खाते हो सर। बंगाली रोटी कैसे कब से खाने लगे? ठीक है, अगर मुझे पूछोगे तो मैं चावल ही ज्यादा पसंद करता हूँ, बट यस आई ऑल्सो ईट रोटी। ठीक है, तो मानो कल अगर राइस का दाम बढ़ जाता है, कल अगर राइस का दाम इंक्रीज हो जाता है, मानो अभी मार्केट में 1 केजी चाय, 1 केजी राइस जो है, जो मार्केट में 50-60 एवरेज दाम में मिलता है, कल मानो वही चाल मार्केट में 200 टका 300 टका केजी में बिकना चालू हो जाए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 50 केजी का राइस अगर कल 200 टका केजी में सेल होना चालू हो जाता है, इसको क्या बोलेंगे? इसको इन्फ्लेशन बोलेंगे ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है सर कि एक तो आप गरीब हो जाओगे, सिंपल बात है। मानो अगर आपका इनकम कांस्टेंट है, आपका इनकम अगर कांस्टेंट है और चीजों का, और ये तो डेली प्रोडक्ट है, तो आप मानो एवरी मंथ आपको मानो 5 केजी चावल लगता है, तो 5 केजी चावल का पहले आप मानो 5 केजी चावल में 5 × 5 करके 250 रुपीज खर्चा करते थे। अब वही 5 केजी चावल खरीदने के लिए आपको 1000 टका खर्चा करना पड़ेगा। हाँ सर, तो 1000 से 250 माइनस करो, माने एवरी मंथ आपका 750 टका लॉस, एवरी मंथ 750 रुपीज लॉस है आपका। तो इन्फ्लेशन इस तरह से आपको प्रॉब्लम करता है, बात समझ में आ रहा है? इन्फ्लेशन इस तरह से आपको प्रॉब्लम करता है, तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना बहुत जरूरी है सर। तो अच्छा, अब सवाल उठता है तो फिर राइस का दाम बढ़ क्यों गया सर? क्योंकि देयर इज अ डिफरेंट मैंने प्रॉब्लम इन जीडीपी, मैंने प्रोडक्शन में प्रॉब्लम, मैंने अगर राइस प्रोडक्शन ज्यादा होता, सप्लाई ज्यादा होता, तो शायद इतना दाम ना बढ़ता। 50 का राइस कभी भी 200 में ना पहुंचता,
जैसे बिहारी लोग अड़हर दाल, या यूपी लोग अड़हर दाल बहुत पसंद करते हैं। बंगाल वाला पता नहीं सर, बंगाल में तो मसूर दाल चलता है ज्यादा। दाल होना चाहिए, दाल रोटी खाएंगे, हरी के गुण गाएंगे, ऐसे बोलते हैं। ठीक है। अड़हर दाल 2013-14 में 400 टका केजी हो गया था, 300-400 ऐसा केजी हो गया था। बिहार में रास्ता बंद कर दिया था, चक्का जाम कर दिया था किसी किसी जगह में, लेकिन क्या करे, प्रोडक्शन नहीं हुआ था। प्रॉब्लम था देयर द लैक ऑफ प्रोडक्शन अड़हर दाल में। अड़हर दाल बहुत चलता है नॉर्थ इंडिया में, जैसे बंगाल में मसूर दाल चलता है सबसे ज्यादा। तो पॉइंट इज दैट सर, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम, जीडीपी इशू, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन में इशू हो जाएगा। जीडीपी में इशू तो इन्फ्लेशन में इशू हो जाएगा, तो इसीलिए जीडीपी के ऊपर इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो ये रिलेशन, ये जो रिश्ता है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीडीपी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन एक एडजस्टेड रहे, इट्स ओके, बट इन्फ्लेशन अगर टू मच हो जाए मुश्किल है। जैसे पाकिस्तान में रिसेंट ट्रेंड में, अगर पाकिस्तान को देखो, श्रीलंका को देखो, हमारे पड़ोसी में है, ठीक है, इनको बहुत तकलीफ झेलना पड़ रहा है सर अभी भी। हाँ हाँ इतना पैसा। हाँ, इवन आप पाकिस्तान का पेट्रोल का प्राइस भी देख लो, मजाक नहीं कर रहा। एक भी बात मैं आपके साथ इधर उधर का बात नहीं करूंगा। पाकिस्तान पेट्रोल प्राइस, पाकिस्तान पेट्रोल प्राइस देखो टुडे। चलो मैं देखता हूँ क्या बताते हैं इंटरनेट। सर इंटरनेट बता रहे हैं 267.34 एक लीटर का पेट्रोल का दाम। 267.34 एक लीटर पेट्रोल का प्राइस है पाकिस्तान में। श्रीलंका में देखोगे सर अराउंड 346, लास्ट 30 नवंबर का डेटा गूगल शो कर रहा है। एक रफ आइडिया के लिए दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। 346 रुपये। अब ये बहुत मुश्किल कर देगा ना, ये इंडियन मनी में है, ऑब्वियसली उनका अगर परचेसिंग पावर थोड़ा हाई है, जैसे श्रीलंका का परचेसिंग पावर थोड़ा हाई था, मैंने पर कैपिटा इनकम, तो फिर भी 346 लीटर, मैंने इंडिया में जो पेट्रोल आप 106 टका में खरीदते हो। एक जमाना था सर, ये इनके यहाँ पर प्रॉब्लम आने से पहले, ये पाकिस्तान में, श्रीलंका में, स्पेशली पाकिस्तान में 2017-18 में 1 लीटर पेट्रोल का दाम था 62, जब इंडिया में दाम चल रहा था 85-90। तो काफी लोग मोदी जी को टैग करके, प्राइम मिनिस्टर को टैग करके ट्वीट कर रहा था कि आपके पड़ोसी को देखो, पेट्रोल कितना सस्ता करके रखा है, आप क्या कर रहे हो, सारा पैसा क्या मोदी और अदानी पे भेज रहे हो, अदानी और अंबानी को दे रहे हो, और ये देखो 62 से आप आज उन लोगों का हालत देखो। ये सब्सिडी में चल रहा था सर, वोट वोट का राजनीति चल रहा था। करेंट इंडिया डरता नहीं, अभी जो पॉलिटिशियंस लोग हैं ना, डरता नहीं, जो होगा देखा जाएगा, गद्दी का प्यार नहीं है। देश को बेचना नहीं है, पाकिस्तान बिक गया चाइना के पास, श्रीलंका काफी सारे लोगों के पास इतना कर्जा में डूबा हुआ है, अब सोच भी नहीं सकते। तो अगर इंडिया सब्सिडी देते चलता जाएगा ना, तो उसमें और कुछ नहीं, एक दिन होगा कि सब बड़े बड़े कंट्री आके इंडिया को बचाएगा और फिर खरीद लेगा। इसलिए ऐसा राजनीति कभी नहीं करना चाहिए जो देश को अगला 50 साल में खत्म कर देगा। आप तो चले जाओगे, आपका नाती पोती तो पैसा खा के खत्म हो जाएगा, आम आदमी का क्या हो, आम आदमी का क्या हो? बहुत मुश्किल है सर, देश चलाना बहुत, माने मुश्किल इसलिए है, मतलब बेसिकली ग्रीडी लोग देश नहीं चला सकते। ये पब्लिक को सोचना चाहिए, ग्रीडी माने लोभी। ठीक है, अगर आप लोभ कर रहे हो, अपने आप के लिए यहाँ पर हो, ठीक है, सिर्फ अपना बारे में सोच रहे हो, अपना गति के बारे में सोच रहे हो, उनके लिए ये देश का राजनीति पब्लिक के लिए बहुत खतरनाक है, पॉइजनस है। और ये नेशनल इनकम का नॉलेज हर किसी को बांटो से, तब ना लोग समझेगा। उनको लग रहा है 500 टका में खुश, 500 में खुशी बाद में बना लेना, पोटेंशियल को ही नहीं समझ पा रहे हो। तमिलनाडु में लेडीज लोगों के लिए बस में सीट फ्री, बस में चढ़ोगे सरकारी बस में, टिकट नहीं लगेगा, फॉर लेडीज फुल्ली फ्री। दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी एक सर्टेन यूनिट तक फ्री, राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी एक सर्टेन लिमिट तक फ्री। फ्री के चक्कर में सब अपना अलग अलग मीटर पे करके रखा है, मतलब तेरे नाम पे एक मीटर है दुकान में, मेरे नाम पे एक दूसरा मीटर है। अब वहां पर एक इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, वहां पर चार्ज करके यहाँ पर लेके आ रहे हैं, तो अलग ही लेवल का खेल चल रहा है।
राजस्थान में कांग्रेस का सरकार था, ऐसे नहीं कि बीजेपी नहीं करता, बीजेपी भी कर रहा है क्योंकि कंपटीशन है, जो देगा उसी को वोट मिलेगा ना। लेकिन ये जो पैटर्न है ना, ये बंद करना चाहिए, ये पैटर्न सबको मिलके बंद करना चाहिए। ऐसा करके देश ज्यादा, मैं ये नहीं कहता कि फ्री नहीं देना चाहिए, जहां जरूरत है वहां दो, ट्राइबल बेल्ट में दो, ट्राइबल बेल्ट में दो, जहां लोग काम नहीं जानते, जहां पर जरूरी वहां दो। सिटी में, दिल्ली में लोगों को इनकम नहीं है। अरे दिल्ली का जीडीपी सबसे हाईएस्ट है शहर के बीच में, पूरा दिल्ली बॉम्बे कोलकाता जोड़ लोगे तो दिल्ली का बिजनेस सबसे बेस्ट है, और तुम दिल्ली में फ्री में इलेक्ट्रिसिटी बांट रहे हो। तो ऐसा नहीं कर रहे सर, ऐसा करके पंजाब का हालत देखो ना, पंजाब का सिचुएशन अच्छा नहीं, बंगाल का हालत भी अच्छा नहीं, कर्जा में है। तो यहाँ पर ये सब आईएमएफ का डेटा है, तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये चीज भी डेटा दिख रहा है, ये जो डेटा आपके सामने है, ठीक है, ये जो डेटा यहाँ पर है, ये डेटा आपको क्या बता रहे हैं, देखो कि जब जब इन्फ्लेशन, जीडीपी जब जब गिरा है तब तक इन्फ्लेशन हाई रहा है। ये देखो, ये देखो, ये जीडीपी हाई गया, इन्फ्लेशन मॉडरेट है, लेकिन देखो जैसे जीडीपी गिर गया, ये देखो जहां पर जीडीपी गिरा है वहां पर इन्फ्लेशन हाई। ये देखो, ये गिर रहा है लेकिन ये बढ़ रहा है, ये जब गिर रहा है तब ये बढ़ रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा। हाँ, ये देखो यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा, ये प्रोडक्शन का एरिया है, और देखो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, पर जैसे ही प्रोडक्शन गिरा, ये देखो इन्फ्लेशन बढ़ गया, पीछे पीछे ही है, समझ रहे हो सर। प्रोडक्शन जितना नीचे है, मैंने जो डार्क लाइन है ये वाला, ये जीडीपी का लाइन, डार्क लाइन जीडीपी का लाइन है, ये जो ब्लैक है ये वाला इन्फ्लेशन का लाइन, ठीक है। ये देखो जब जब प्रोडक्शन नीचे है तब तक इन्फ्लेशन हाई, ये देखो ये इन्फ्लेशन लाइन, समझ नहीं आ रहा है सर। हाँ, प्रोडक्शन नीचे है इन्फ्लेशन हाई है, प्रोडक्शन हाई है तो इन्फ्लेशन नीचे है, नहीं समझे। हाँ, ये एकदम अंदरूनी कनेक्शन है इनका, और ये 1980 से लेके 2023 का डेटा यहाँ पर दिया। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है एग्जाम पर्पस के लिए। जीडीपी डिफ्लेटर, द कैलकुलेशन ऑफ रियल जीडीपी गिव्स अस अ यूजफुल मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर। The calculation of real GDP gives us a useful measures of inflation known as GDP deflator. GDP deflator is the ratio of nominal GDP in a year to a real GDP of that year. ये जो अभी आपको मैं नॉमिनल और रियल समझा रहा था, वो नॉमिनल और रियल के बीच में डिफ्लेशन कितना, उस चीज को दर्शाता है जीडीपी डिफ्लेटर। नॉमिनल माने जो करंट प्राइस है, और रियल माने जो बेस प्राइस है। तो नॉमिनल प्राइस और रियल प्राइस का जो डिफरेंस है, मैंने डिवाइड कर दिया, नॉमिनल माने जो करंट प्राइस है और रियल माने जो बेस प्राइस है। जैसे अभी मैं आपको क्या बता रहा था, 2011 2016 बेस प्राइस में बना, और नॉमिनल माने जो अभी चल रहा है उसको इंटू 100 करना है, तो आपको जीडीपी डिफ्लेटर मिलेगा। चलो कोई एग्जांपल देखते हैं। देखो ये चीज अभी समझना कितना आसान हो गया। हाँ सर, अगर मानो कि आपको ये सिर्फ रटने बोलता, नॉर्मली क्या करते हैं आमतौर पे लोग स्कूल लेवल में, क्या करते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला बोल, टीचर भी रटा देता है, नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी इंटू 100, नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी इंटू 100, 50 बार रटा दिया, फिर आप भी स्कूल में जाके उल्टी कर रहे हो, नॉमिनल बाई रियल इंटू 100, नॉमिनल बाई रियल इंटू 100। अरे भाई है क्या, क्या कहाँ पे लगता है, क्या करोगे इसका, आरती उतारोगे ठीक है, ये चीज समझना जरूरी है सर। तो नॉमिनल बाई रियल इंटू 100, अब ये चीज आपको देखो इस तरह का हेल्प करता है, जस्ट वॉच। GDP deflator, as the name implies, can be used to deflate or take inflation out of GDP. In other words, the GDP deflator is a price index used to convert nominal GDP to real GDP. माने जो current price है उसको real में convert करें। Real माने जो inflation में adjusted है। मैं पहले ही इसके बारे में बात कर रहा था। Real माने जो inflation में adjusted है, ठीक है? ये बहुत जरूरी चीज है। तो real GDP का क्या मतलब हो गया? Nominal by, मैंने इसको उल्टा कर दो। अरे इसी फॉर्मूला से सब जनरेट हो रहा है। अगर जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब नॉमिनल बाई रियल इंटू 100 होता है, तो अगर आपको यहाँ से पूछे भाई रियल जीडीपी क्या है, तो आप यहाँ से निकाल नहीं सकते। रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल इधर ही रह जाएगा, जीडीपी इधर आ जाएगा, नॉमिनल बाई जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल बाई जीडीपी डिफ्लेटर इंटू 100, है ना। इसी तरह से अगर नॉमिनल को निकालना पड़ेगा तो इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा ना, एक फॉर्मूला से आप बाकी सब फॉर्मूला निकाल सकते हो। ये नेशनल इनकम का सबसे बड़ा कनेक्शन यही है कि एक को समझो बाकी सब समझ में। ये देखो, the deflator measure the current level of price related to the level of price in the base year.
Since nominal GDP and real GDP must be the same in the base year, the deflator for the base year is always 100. तो बेस ईयर का डिफ्लेशन को हम लोग हमेशा 100 मानेंगे, दिमाग के चलेंगे कि बेस ईयर 100 में। अब देखना ये पड़ेगा कि बेस ईयर से डिफ्लेशन कितना हुआ है, मैंने 100 से डिफ्लेशन कितना हुआ है। जितना ज्यादा होगा, ठीक है, जितना ज्यादा डिफ्लेशन होगा वो चीज समझाते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ। एज यू नो, inflation is a closely monitored aspect of macroeconomic performance and a significant variable guidance of macroeconomic policy. मैंने देश के लिए बहुत important policy. Using the GDP deflator, the inflation rate between two consecutive years can be computed. माने हम लोग ना दोनों ईयर का जीडीपी को देख के इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो मार्केट में इन्फ्लेशन रेट के बारे में गवर्नमेंट पब्लिश करता रहता है ना कि इस बार महंगाई कैसे बोलता है महंगाई, हाउ गवर्नमेंट कैन कैलकुलेट महंगाई, ये महंगाई कैलकुलेशन करने का सिस्टम है। मैं आपको वही चीज दिखाया, बस आपको डेटा चाहिए, स्टैटिस्टिक्स चाहिए। इसके लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट डेटा, एक्चुअली मीटिंग 5:15 से फिक्स था इसलिए ऐसे। क्या सबको मेरा आवाज आ रहा है क्या? हेलो, तनु आवाज आ रहा है क्या? ओके सर। ठीक है, बस एक फॉर्मूला करके मैं एक्चुअली छोड़ूंगा, वही क्या बस बीच में प्रॉब्लम, जो बात मैं एक्चुअली कर रहा था। ये देखो, बेसिकली आपको अगर 2023 का इन्फ्लेशन फाइंड आउट करना है, इसके लिए गवर्नमेंट आपको 2022 का जीडीपी डिफ्लेटर डेटा दे दिया और 2023 का जीडीपी डिफ्लेटर का प्रोजेक्टेड ट्रेंड दे दिया। तो आपको क्या करना है, जो 2023 का ट्रेंड हो सकता है, यहाँ से 2022 का जो डेटा है इसको माइनस करना है। एक सेकंड, ये देखो अब है ना, 2023 का डेटा है 167.94 और 2022 का डेटा है 154.87। तो 2023 का जो जीडीपी डिफ्लेटर है, यहाँ से 2022 का जीडीपी डिफ्लेटर को माइनस करना है, ठीक है।
23 से 22 को माइनस करो और फिर उसे डिवाइड कर दो 22 के डेटा से। मैंने 167.94 माइनस 154.87 डिवाइडेड बाय 154.87, मैंने वही आपका 22 का डेटा है ना, इसको इंटू 100 का, इसको इंटू 100 करो। ऐसा करने से आपको एक परसेंटेज मिलेगा, ऐसा करने से आपको एक परसेंटेज मिलेगा। कितना आ रहा है सर? 8.44 या 8.43, 8.44। दिस इज द इन्फ्लेशन इन 2023 कंपेयर टू 2022। ये 8.44% का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आज जो प्रोडक्ट आप 100 रुपीज में परचेज कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर इसका दाम 8 टका में बढ़ जाएगा। या फिर ऐसे सोचो कि इफ टुडे इन योर पॉकेट देयर इज 100 रुपीज, ओके, नेक्स्ट ईयर वो 100 का वैल्यू 100 माइनस 8.4 हो जाएगा। माने आपके पॉकेट में जो पैसा है उसका वैल्यूएशन आप देख रहे हो 100, बट एक्चुअली उसका दाम हो जाएगा अप्रोक्स 91.8 या 92 रुपीज हार्डली। महंगाई इंसान को गरीब बनाता है सर, ठीक है। थोड़ा बहुत महंगाई इट्स ओके, वो एडजस्टेड है, ठीक है, लेकिन ज्यादा महंगाई इज नॉट गुड। तो 8.4 माने महंगाई थोड़ा ज्यादा ही है इंडिया के हिसाब से। अगर आप बोलोगे सर अभी कितना इन्फ्लेशन चल रहा है, सर करेंट इन्फ्लेशन रेट इंडिया में थोड़ा कम ही जा रहा है, कुछ 6 पॉइंट समथिंग 75 इन्फ्लेशन रेट। गवर्नमेंट का डेटा बता रहा है सर, लास्ट जो 2023 नवंबर का डेटा है 6.9 है, ये गवर्नमेंट का ही है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, गवर्नमेंट साइड से बता रहा 6.9 है। तो 6.9 माने अप्रोक्स 7% इंडिया का चल रहा है आपका इन्फ्लेशन रेट। और अगर आप कंट्री वाइज देखो तो वर्ल्ड वाइड कंट्री का भी इन्फ्लेशन रेट आपको मिल जाएगा, आप गूगल करके देख सकते हो। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इन्फ्लेशन रेट कंट्री वाइज दिखाऊंगा, ठीक है। तो इससे आपको पता लगेगा कि किस कंट्री का क्या इकोनॉमिक कंडीशन है। मैंने महंगाई ज्यादा होना अच्छा बात नहीं है, थोड़ा बहुत महंगाई 2% 3%, मैक्स टू मैक्स 5% के अंदर इन्फ्लेशन इज वेरी गुड। बट इन्फ्लेशन अगर 8 10 12 15 16 ऐसा चलता है ना, तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होता है कंट्री के। समझ रहे हो ना सर? ठीक है। तो ये नेशनल इनकम इन्फ्लेशन सब हैंड टू हैंड चलता है, हाथ से हाथ पकड़ कर चलता है। नेक्स्ट क्लास में यही जीडीपी रिलेटेड, ये देखो यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दिया है, इसको ट्राई करना, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ट्राई करना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो सर, इसको ट्राई करना, फाइंड आउट जीडीपी डिफ्लेटर और इंटरप्रेट, ठीक है। आपको 2014 15 16 17 18 19 दे दिया, और आपको जीडीपी डिफ्लेटर काउंट कैलकुलेट करना है, और जीडीपी डिफ्लेटर के थ्रू से आप इन्फ्लेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो ईच एंड एवरी कंट्री, मतलब ईच एंड एवरी ईयर। आपको यहाँ पर डिफ्लेटर का रेट भी दे दिया, ये देखो 100 123 143, रियल जीडीपी का भी वैल्यू दे दिया, ठीक है। आप कर सकते हो, मैं नोट भी शेयर कर दूंगा जिनके पास नहीं है, जिनके पास है वो वहां से चेक कर सकते हैं। ट्राई करो, मैं समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ट्राई करो एटलीस्ट, मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। तो ये है सर नेशनल इनकम का शुरुआत, ठीक है। अभी धीरे धीरे बहुत दूर जाना है, बाकी चर्चा नेक्स्ट वीक थर्सडे को करेंगे, ठीक है सर। ओके मानसी, साहिल, तनु, ठीक है ना? Yes, sir. ओके सर, ठीक है सर, बाय फिर। Thank you, sir. थैंक यू सर।